गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम लोग फिलॉसफी दर्शन शास्त्र विषय यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडियन फिलॉसफी अभी पढ़ रहे हैं। इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत जैन फिलॉसफी हम लोग देख रहे हैं। जैन फिलॉसफी का ये आज हम लोग जैन ज्ञान मीमांसा को देखेंगे। ओके, टुडे वी विल स्टडी जैन एपिस्टेमोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ये मैंने फिर हेरा फेरी पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, उसके 3 पात्रों की सहायता से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पहले हैं बाबू भैया, दूसरा राजू और तीसरा श्याम। ये 3 मुख्य पात्र थे जिन पर ये फिल्म बनी है, उसी के आधार पर। बाबू भैया पूछते हैं, हे राजू, ये ज्ञान मीमांसा क्या है? बाबू राजू, क्या बाबू भैया, आपको ये भी नहीं पता? ज्ञान मीमांसा श्याम बताए। श्याम बोलना, तो श्याम बोलता है, ज्ञान मीमांसा ज्ञान के बारे में अध्ययन है। ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन क्या हैं, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान किसको प्राप्त होता है, ज्ञान किसका होता है, ज्ञान, अज्ञान, प्रमा, अप्रमा, प्रमाण आदि क्या है, इसके बारे में जो अध्ययन होता है वो ज्ञान मीमांसा होता है। सो व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? Epistemology is the study of knowledge. What is the knowledge? What is the definition of knowledge? What is the mean of knowledge? What is the limitation of knowledge? Who gets the knowledge? What is the knowledge and error? What is the valid knowledge? What is the invalid knowledge? What is the evidence of? What is the valid source of knowledge, etc. These types of problems deal with the epistemology. Okay? अब अगर हम बात करें तो भारतीय चिंतन परंपरा में ज्ञान मीमांसा के लिए कुछ और शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जिसमें ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा और न्याय शब्द भी कहा जाता है। प्रमाण मीमांसा एंड न्याय वर्ड आर यूज्ड for epistemology in Indian thought tradition. अब ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा क्यों कहते हैं? प्रमाण का अध्ययन ज्ञान मीमांसा का प्रमुख विषय होता है, इसलिए इसको प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। प्रमाणा इज द कोर इशू फॉर स्टडी ड्यू टू दिस रीजन इट्स कॉल्ड प्रमाण मीमांसा। ओके, The another name is न्याय। न्याय कहा जाता है तो प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पे पहुंचने को न्याय कहते हैं। ठीक है, इट इज अ न्याय टू रीच डिसीजन बेस्ड ऑन द एविडेंस और प्रमाण। ठीक, तो न्याय के प्रमुख 4 अंग स्वीकार किए गए हैं: प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता। इसको भारतीय चिंतन परंपरा में चतुरंग न्याय कहा जाता है। ठीक है, ये 4 हैं, तो न्याय के ये 4 अंग हैं। ओके, प्रमाणा, प्रमेय, प्रमिति एंड प्रमाता, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ न्याय। इट इज कॉल्ड चतुरंग न्याय। ठीक है, अब प्रश्न है, ये प्रमाण क्या है? ठीक है, तो प्रमाण क्या है? ये इसकी कई परिभाषाएं दी गई हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में इसकी एक व्यापक चिंतन का ये विषय है, लेकिन एक सामान्य परिभाषा, सर्वव्यापक परिभाषा इस तरीके से कह सकते हैं जो लगभग सभी को स्वीकार है। तो प्रमाण को कहा गया प्रमाकरणम प्रमाणम। जो प्रमा का करण है वह प्रमाण है। चारवाक दर्शन में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। The mean of valid knowledge called प्रमाणा। ठीक है, तो जिससे हमको
वैध ज्ञान, वैलिड नॉलेज प्राप्त होता हुआ प्रमाण है। ठीक है, तो दूसरा अंग जिसे हम प्रमेय कह रहे हैं, प्रमेय क्या है? प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को जाना जाता है वह प्रमेय है। ओके, व्हाट इज द प्रमेय? द ऑब्जेक्ट विच इज नोन बाय प्रमाण इज कॉल्ड प्रमेय और नोएबल ऑब्जेक्ट। ओके, द थर्ड वन इज, तीसरा क्या है? परमिति। प्रमिति क्या है? प्रमाण के द्वारा किसी विषय का निश्चयात्मक ज्ञान जो होता है उसे ही प्रमिति कहते हैं। व्हाट इज द प्रमिति? द डेफिनिट नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू एविडेंस इज कॉल्ड प्रमिति। ओके, द लास्ट वन, अंतिम क्या है इन चार अंगों में? प्रमाता। प्रमाता कौन है? प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानने वाला प्रमाता है। ठीक है, वन हु नो नोएबल ऑब्जेक्ट थ्रू एविडेंस इज कॉल्ड प्रमाता। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक मेज है और एक व्यक्ति है राजू, वो उस मेज को जान रहा है, तो राजू कौन है? वो प्रमाता है, क्योंकि वह उसको जान रहा है। ठीक, प्रमेय क्या है? वो मेज। प्रमाण क्या है? किसके द्वारा वो जान रहा है? प्रत्यक्ष के द्वारा वो जान रहा है, तो प्रत्यक्ष यहाँ पे प्रमाण हो गया। प्रमिति क्या है? जो प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण के आपस में होने से उत्पन्न हुआ ज्ञान है। जैसे यह मेज है, तो ये जो ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान है, यह मेज ही है, यह कुर्सी नहीं है, यह हाथी नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, ये सब जो ज्ञान उत्पन्न हुआ यह मेज ही है, ये प्रमिति है। ओके, स्पष्ट हो गई बात? फिर भी अगर किसी तरीके की शंका होती तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये ज्ञान मीमांसा के बिल्कुल मूलभूत संप्रत्यय हैं, इनको स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, सो इट्स क्लियर, नो डाउट। ठीक है, तो अगर अब हम भारतीय ज्ञान मीमांसा परंपरा में जैन ज्ञान मीमांसा की बात करें, तो जैन ज्ञान मीमांसा भारतीय चिंतन परंपरा में एक ज्ञान मीमांसा पर जोर बहुत बाद में दिया गया। या शुरू में चूंकि न्याय दर्शन जो कि वैदिक दर्शन है, एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, उसमें ज्ञान मीमांसा पर बहुत अधिक जोर दिया गया। तो जब खंडन मंडन पक्ष प्रारंभ होता है भारतीय चिंतन परंपरा में, जब शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है, तो शुरू में बौद्ध और जैन ये दोनों लोग उन्हीं साधनों का प्रयोग कर रहे थे शास्त्रार्थ के लिए। फिर बाद में जब शास्त्रार्थ में इन लोगों को सफलता कम मिल रही थी, तो इसलिए इनको लगा कि हमको अपनी एक स्वतंत्र ज्ञान मीमांसा का विकास करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बौद्धों की ज्ञान मीमांसा का विकास हुआ और उसके बाद जैन की ज्ञान मीमांसा का विकास शुरू होता है। तो जो न्याय का क्षेत्र है, ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र है, इसमें बौद्धों का प्रवेश, जैनों का प्रवेश, बौद्धों, न्यायिकों, मीमांसकों की बहुत बाद में। ठीक है, मुख्य रूप से भारतीय चिंतन परंपरा में बौद्ध, न्यायिक और मीमांसक, जैन, ये प्रमुख ज्ञान मीमांसीय के क्षेत्र में इनका योगदान प्रमुख माना जाता है। ठीक है, जैनिज्म entered the field of epistemology only after बुद्धिस्ट, न्यायिक एंड मीमांसा। तो जो जैन ज्ञान मीमांसा है उसमें आचार्य सिद्धसेन, आचार्य सामंत भद्र, आचार्य अकलंक आदि हैं जिन्होंने इसके विकास में बहुत योगदान दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जैन फिलॉसफी की, जैन एपिस्टेमोलॉजी की, तो उसमें उनके यहाँ ज्ञान का दो भाग किया जाता है, एक परोक्ष, दूसरा अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान में डिवाइड किया जाता है। नॉलेज एक्सेप्टेड बाय
Jain epistemology through two means. One is a direct and another one indirect. In the indirect, there is a Mati Jnana and Shruti Jnana. In the category of direct knowledge, there is a Avadhi Jnana, Manapraya and Kevali Jnana. ओके, तो जैसा हम लोग अनेकांतवाद पढ़ते वक्त चर्चा किए थे कि जैन ज्ञान मीमांसा के अनुसार, जैन के अनुसार जीव में आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है, तो उसमें समस्त ज्ञान पहले से निहित है। ठीक है, तो ज्ञान उसमें छुप जाता है, लेकिन फिर भी जैन ज्ञान मीमांसा में एक वस्तुवादी ज्ञान मीमांसा है। मतलब यह ज्ञेय की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र स्वीकार करता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है और जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, दोनों बिल्कुल स्वतंत्र है। ड्यू टू दिस जैन फिलॉसफी इज रियलिस्ट फिलॉसफी। जैन एपिस्टेमोलॉजी इज रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो जैन दर्शन में ज्ञान का स्वरूप स्वीकार किया गया है स्वप्रकाश। ज्ञान स्वयं में प्रकाशित है और वह दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो ज्ञान को खुद किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, वो दूसरे को भी प्रकाशित करता है और खुद को भी प्रकाशित करता है। अकॉर्डिंग टू जैन एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज रिवील्स इटसेल्फ एंड नॉलेबल ऑब्जेक्ट बोथ। ठीक है, जो न्याय फिलॉसफी है वो ज्ञान को दूसरे को प्रकाशित तो मानती है, वो खुद को प्रकाशित करता है ऐसा स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, जबकि जैन फिलॉसफी, अद्वैत वेदांत और ज्यादातर दर्शन ये बात स्वीकार करते हैं कि ज्ञान खुद को भी प्रकाशित करता है और जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञेय पदार्थ है, उसका भी प्रकाश। अब अगर हम बात करें कि जैन ज्ञान मीमांसा के पांचों जो कैटेगरी की हमने बात की, उसकी हम बात करें तो उमा शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी तत्वार्थ सूत्र। ये जैन ज्ञान मीमांसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का स्वीकार जैन के दोनों संप्रदायों में है, दिगंबर और स्वतंत्र। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र तो मुख्य रूप से तो ये मेटाफिजिक्स की बुक है, तत्व के अर्थ को जानने वाला। तो जैसे भारतीय चिंतन परंपरा में सूत्र लिखने की परंपरा है, उसी के प्रभाव में न केवल वैदिक बल्कि श्रवण परंपरा में भी सूत्र लिखा गया। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र है ये उसी की परंपरा का है। तो तत्वार्थ सूत्र में 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा है। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट तत्वार्थ सूत्र, नॉलेज और ज्ञान इज 5 काइंड। ओके, फर्स्ट वन इज मति ज्ञान, सेंसरी नॉलेज, एंड द सेकेंड वन इज श्रुति ज्ञान, स्क्रिप्चुअल नॉलेज। थर्ड वन इज अवधि ज्ञान, कैलिवेरियंस knowledge, and the fourth one is a mana prayaya jnana, telepathy, and the fifth one and the perfect knowledge is keval jnana, omniscience knowledge. ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मति ज्ञान। तो मति ज्ञान क्या है? मुख्य रूप से जो अन्य दर्शनों में प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है, उससे मिलता जुलता ज्ञान मति ज्ञान है। ठीक है, तो जैन एपिस्टेमोलॉजी में, जैन ज्ञान मीमांसा में मति ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जो इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण किया गया हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और यह मति ज्ञान तब है जब यह प्रत्यक्ष कब हो रहा है? जब जीव कर्म पुद्गलों से जुड़ा हुआ है। अन्यथा दूसरा जो प्रत्यक्ष है तो वो तो जीव में सारे ज्ञान है ही है, तो वह मति ज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा, वो केवल ही ज्ञान होगा। ठीक है, तो यह अपरोक्ष है, इनडायरेक्ट नॉलेज की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू जैन एपिस्टेमोलॉजी, मति ज्ञान। ठीक है, तो सेंसरी नॉलेज कम अंडर द इनडायरेक्ट कैटेगरी ऑफ नॉलेज इन द जैन फिलॉसफी। द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द empirical perception and mind is termed as mati jnana in Jain epistemology. According to Jain epistemology, sense perception is the knowledge which the jiva acquire of environment through the intermediary of
मटेरियल सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल सेंस ऑर्गन जो है इंटरमेडिएटरी का काम कर रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं श्रुति ज्ञान की, स्क्रिप्चुअल नॉलेज की। तो वह ज्ञान जो वाक्यों को सुनकर या पढ़कर प्राप्त होता है वह ज्ञान श्रुति ज्ञान है। ठीक है, तो जैन में श्रुति ज्ञान आगमनों को बहुत महत्व किया गया है जैन धर्म और जैन दर्शन में। ये श्रुति ज्ञान के प्रमुख स्रोत है। स्क्रिप्चुअल नॉलेज, द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल एंड रिटन सेंटेंसेज एक्सेट्रा इज द टर्म यूज एज ए श्रुति ज्ञान। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट नॉलेज की बात करते हैं। डायरेक्ट नॉलेज की कैटेगरी में 3 ज्ञान आ रहे हैं। एक अवधि ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान क्या है? जब बाधाओं के हट जाने से जब दूर की सूक्ष्म की वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से दिखने लगती है तो उन्हें हम अवधि ज्ञान कहते हैं। द मोस्ट रिमोट एंड सुटेबल एंड ऑब्वियस नॉलेज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज आर क्लियर। द नेक्स्ट वन इज मन प्रयाय, टेलीपैथी। ठीक है, तो जब ये योगियों का ज्ञान है, जब योगी अपना योग की प्रक्रिया में होता है, जैन मुनि जब अपने योग की प्रक्रिया में होते हैं और वो अपने राग द्वेष पर विजय पा लेते हैं तो उनके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो किसी व्यक्ति के भूत के और वर्तमान के उसके मन में क्या चल रहा है ये ज्ञान उनको पता चल जाता है, दूसरे के मन की बात पता चल जाती है। तो इसे मन प्रयाय ज्ञान कहा जाता है। टेलीपैथी क्या है? आफ्टर कंक्वरिंग rag and dvesa, one get to knowledge the past and present through thought of other. This is the telepathy. ठीक है, and the last one, and इस ज्ञान के बाद किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ज्ञान है केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, ये सर्वज्ञ ज्ञान है। इस ज्ञान को पाने के बाद जीव मुक्त हो जाता है। ओमनीसियंस, दिस इज द परफेक्ट एंड द ओमनीसियंस नॉलेज। आफ्टर दिस नॉलेज जीव और सोल लिबरेटेड। ठीक है, जैसे महावीर को प्राप्त हुआ था, पारसनाथ को प्राप्त हुआ था, ऋषभदेव को, आदि लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जैन दर्शन में प्रमाण क्या है, प्रमाणों की स्वीकृति क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने जैन दर्शन के प्रमाण व्यवस्था को थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है। सामान्यतः भारतीय दर्शन की जो इतिहास की किताबें हैं उसमें जैन दर्शन के प्रमाण की विस्तृत चर्चा नहीं मिलती है, तो इतना विस्तृत पूछा भी नहीं जाता है। फिर भी हमने यहाँ पे चर्चा कर दी है कि आप इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। परीक्षा में हो सकता है कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसको जान लीजिए। तो अगर प्रश्न किया जाए कि प्रमाण क्या है, व्हाट इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो उमा शास्त्री के अनुसार, जो उमा शास्त्री ने इसका जवाब दिया, जिन्होंने तत्वार्थ लिखा है, तो उन्होंने कहा ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान ही प्रमाण है। तो एक बहुत विस्तृत परिभाषा है। तो इसको बाद में परिष्कृत की गई जैन ज्ञान मीमांसकों द्वारा, जैन दार्शनिकों द्वारा। तो उसमें आचार्य सिद्धसेन आते हैं, आचार्य सम्भ्रात भद्र कहते हैं प्रमाणम स्वापरा अविभाषी ज्ञानम बाद वर्जितम, अर्थात जो स्वप्रकाशी है और निर्दोष ज्ञान है वह प्रमाण है। मतलब जो अपने आप को प्रकाशित कर रहा है और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि रस्सी है तो सांप दिख रहा है या इस तरीके की चीजें हैं। तो जो अयथार्थ ज्ञान नहीं है वो परिभाषा हुई प्रमाण है। अकलंक आए तो उन्होंने सिद्धसेन द्वारा प्रयुक्त जो ये बाध वर्जित शब्द है इसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने प्रमाण में असंवादी शब्द को जोड़ दिया। असंवादी मतलब अज्ञात अर्थ को। ठीक है, प्रमाण वही हुआ जिसको पहले नहीं जाना गया है उसको जानना ही असंवादी होता है। ठीक है, तो प्रमाण विद संवादी ज्ञानाधिगत लक्षणत्वात्, मतलब प्रमाण जो है वो असंवादी लक्षण को और अज्ञात अर्थ को जानने वाला है, वही प्रमाण है। ठीक है, स्पष्ट है। सो
जो अकलंक ने ये परिभाषा थी, दिस डिफिनेशन गिवन बाय अकलंका, ये जो मीमांसा दर्शन है कुमारी और धर्म कीर्ति बौद्ध जो ज्ञान मीमांसा है, उनका इन्फ्लुएंस इस पर स्पष्ट रूप से दिखता है, अकलंक पर उसका प्रभाव दिखता है। क्योंकि मीमांसा दर्शन और बौद्ध दर्शन में असंवादी को जो है अनिवार्य लक्षण स्वीकार किया गया है ज्ञान के लिए, तो उन्हीं के प्रभाव में आके ऐसा लगता है कि अकलंक ने इसको स्वीकार कर लिया। बात के एक और जैन के ज्ञान शास्त्री हैं, ज्ञान मीमांसी दार्शनिक हैं, हेमचंद्र आचार्य, तो उन्होंने कहा स्वाबाधित वर्जित अनादिगत, ये सब जो शब्द थे, इन सब आदि शब्दों को हटाकर एक नई परिभाषा देने की कोशिश की। और उन्होंने सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, जो सम्यक अर्थ का निर्णय है वही प्रमाण है, ऐसी परिभाषा उन्होंने दी। तो यहाँ पे कई तरह प्रकार की परिभाषाएं हमने रखती हैं, चर्चा कर दी है, और इसको आप देख लीजिए, इन परिभाषाओं को रट लीजिए, ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है। जैसे कि किसने जो है असंवादी शब्द जोड़ा, किसने सम्यक निर्णय के रूप में इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके अलावा प्रमाण के अलावा, ज्ञान के अलावा एक मिथ्या ज्ञान होता है, जिसको जैन एपिस्टेमोलॉजी में इन प्रमाणाभास कहा गया है, कि जो प्रमाण नहीं है लेकिन प्रमाण जैसा भाषित होता है, वो है नहीं लेकिन उसके जैसा भाषित हो रहा है। तो इनकी संख्या जैन ज्ञान मीमांसा में 3 स्वीकार की गई, संशय, विप्रय और अनाधिवासाय, ठीक है। तो संशय क्या होता है? डाउट, ओके। तो डाउट क्या होता है? जब आपको यह स्पष्ट नहीं हो रहा होता है कि यह है या वह है। मान लीजिए आप जो है सड़क पे जा रहे हैं, धूप गर्मी का समय है, और वहां पे कोई वस्तु पड़ी हुई है और वो चमक रही है, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पड़ी हुई वस्तु चांदी है या ऐसे ही कोई चीज पड़ी हुई है जो चमक रही है, ठीक है। तो जब ये है या वो है, इस तरीके की स्थिति होती है तो इसे डाउट कहते हैं, यहाँ क्लियरिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं, 4 विकल्प है, उसमें से 2 में आपको लगा ये वाला सही है, वो वाला सही है, पता चला 2 में आप अटके हुए हैं, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा ये सही है या सही है, तो आप क्या है, डाउट में। आप कहते भी यार इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, ठीक है। तो ये संशय है। विप्रय क्या होता है? ये भ्रम है। इसमें जब तक आप इस स्थिति में रहते हैं तब तक आपको निश्चित ज्ञान लगता है। जैसे मान लीजिए अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है और आपको वो सांप नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब उस जब तक वो सांप नजर आता तब तक वो सांप ही नजर आता है आपको, बाद में आपको पता चलता है कि रस्सी, ठीक है। तो इस तरीके का जो ज्ञान है वो विप्रय। जो अनाध्यावसाय ज्ञान है, ये एक तरीके का अपूर्ण ज्ञान होता है, इसे ज्ञान कहना ठीक नहीं होता है। ये इसको ऐसे समझिए कि इसमें आपको पता नहीं चलता, कुछ तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होता है लेकिन फिर पता नहीं चलता क्या है, कैसे। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपको किसी ने पीछे से मार दिया, किसने मारा किसने मारा किसने मारा पता नहीं चल रहा, दोस्त आपस में मजाक कर रहे हैं तो एक पता नहीं चला। आप कहीं पे बैठे हुए हैं, कुछ आपके शरीर से आपको ऐसा आभासित हुआ कि आपके शरीर से कुछ छू के निकल गए, लेकिन वो क्या था, क्या छू के निकला, वो आपको पता नहीं चला, ठीक है। तो जो इस तरीके का ज्ञान है, जो पता नहीं चल पाता है, थोड़ा सा अनुभव भी होता है, वो अनाध्यावसाय के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रमाणाभास हैं जो स्वीकार किए गए, तीनों का नाम याद कर लीजिए, और मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। अगर फिर भी कोई संदेह है तो आप हमसे पूछ लें। अब अगर हम बात करें कि प्रमाणों की संख्या क्या है, जैन दर्शन में कितने प्रमाण थे, तो सामान्यतः इसका उत्तर है जैन दर्शन में 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ठीक है। ये सही उत्तर है। जब भारतीय चिंतन परंपरा के सामान्य परंपराओं के जो प्रमाण हैं उनको देखते हैं तो प्रमाणों की संख्या जैन दर्शन में 3 स्वीकार की गई। लेकिन अकलंक ने और लोगों ने जो जैन ज्ञान मीमांसा से जुड़े हैं, वो प्रमाणों को 2
श्रेणी में बांटते हैं, अपरोक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ठीक है, और अपरोक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो है वो प्रत्यक्ष को रखते हैं, और परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत इन्होंने 5 प्रमाणों की संख्या स्वीकार की है। तो सामान्यतः अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जैन ज्ञान मीमांसा कितने प्रमाणों को स्वीकार करती है, तो उत्तर देना है 3। लेकिन अगर उसके अंदर जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा। इसको ध्यान रखिए, बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि चूंकि जो सामान्य प्रमाणों की परंपरा है कि प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, तो इन प्रमाणों की संख्या में, इस प्रमाणों के क्रम में केवल 3 प्रमाण हैं। ठीक है, कुछ और प्रमाण स्वीकार किए जो अन्य किसी भी भारतीय चिंतन परंपरा में प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं है, उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपरोक्ष ज्ञान। According to Jain epistemology, there is a 2 valid source of knowledge. One is a direct and another one is indirect. Okay, let's start with the direct knowledge. जैन दर्शन के अनुसार आत्मा से होने वाला ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो आत्मा से होने वाला ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, जबकि हमको पता है कि अन्य भारतीय दर्शनों में प्रत्यक्ष प्रमाण को इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन द जैन फिलॉसफी, परसेप्शन और डायरेक्ट नॉलेज इज डायरेक्ट नॉलेज फ्रॉम द सोल और जीवा, बट इन द अदर philosophical tradition in Indian philosophy, they accepted perception as a sensory knowledge or sense object related knowledge. ठीक है, तो अन्य भारतीय दर्शनों के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषा जैन दर्शन की है उसमें समरूपता स्थापित हो सके, इसलिए अकलंक ने प्रत्यक्ष की परिभाषा में कुछ समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने उसकी परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया। उन्होंने कहा विशदम प्रत्यक्षम, जो स्पष्ट ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। ठीक है, टू मेकिंग कोऑर्डिनेशन विद द अदर इंडियन फिलॉसफिकल थॉट, अकलंक चेंज in the definition of perception. Okay, he gives the definition of perception. Perception is the clear knowledge. Okay, which is the clear knowledge? That is a perception. जैन दर्शन में 2 प्रकार के प्रत्यक्ष स्वीकार किए गए, एक परमार्थिक प्रत्यक्ष, दूसरा समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है, वन इज ए ट्रांसीडेंटल perception and another one is a empirical perception. Okay, what is the transcendental perception? जैसे ये जैन मुनि है महावीर स्वामी, तो इनको जो ज्ञान हुआ है बैठ के आत्मा से ही ज्ञान कर रहे हैं, सीधे ज्ञान हो रहा है, ये सब डायरेक्ट ज्ञान है। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और दूसरा जो देखिए बैठ के पहाड़ों को देख रहा है ऋषि, तो ये जो प्रत्यक्ष कर रहा है पहाड़ का वो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो परमार्थिक प्रत्यक्ष या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वो नॉलेज है जिसमें इंद्रिय, मन या किसी अन्य प्रमाणों की सहायता की जरूरत नहीं होती, आत्मा सीधे इसका ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, जैन फिलॉसफी में, जैन एपिस्टेमोलॉजी में इनकी संख्या 3 स्वीकार की गई है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवली ज्ञान। ठीक है, जिसको हम लोग पहले देख चुके। ठीक, तो जो दूसरा इनका समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है वो अन्य भारतीय दर्शनों में स्वीकृत प्रत्यक्ष की अवधारणा के समान ही है, इंद्रिय और वस्तु के सन्निकट से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। ठीक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट कैटेगरी ऑफ नॉलेज और प्रमाण। ओके, अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी देयर इज 5 kind of indirect pramana. First one is a memory,
स्मृति, सेकेंड वन इज प्रतिभिज्ञा रिकॉग्नाइजेशन, थर्ड वन इज तर्क रीजन, fourth one is anumana inference, and the last one, fifth one is agmana verbal testimony. Okay, so what is the smriti, what is the memory? जैन दर्शन के अनुसार स्मृति जो है वो प्रत्यक्ष और ज्ञान के आधार पर चलती है। जैसे मान लीजिए कि पानी पीने से प्यास बुझती है, हमने ये हमारा पहले से अनुभव, तो ये पहले का अनुभव है, पानी पीने से प्यास बुझती है। तो जब हमको प्यास लगती है तब हम पानी खोजते हैं और फिर पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है। इसलिए जैन ग्रंथ में स्मृति को भी प्रमाण स्वीकार किया गया। ठीक है, लेकिन अन्य जैन दर्शन को छोड़ के अन्य भारतीय दर्शनों में, चाहे वो मीमांसा हो, बौद्ध हो या न्याय हो, कोई भी स्मृति को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो भाई क्यों स्मृति को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि स्मृति में अपूर्व अर्थ नहीं होता है। स्मृति में तो पहले जो ज्ञान हो चुका है उसी वही याद आता है, तो उसका नवीन विषय का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसको प्रमाण नहीं स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये तर्क है बौद्धों का और मीमांसकों का। जबकि न्याय का ये तर्क है स्मृति को प्रमाण न स्वीकार करने के पीछे कि उसमें ज्ञेय पदार्थ उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। ठीक है, स्पष्ट है। अब हम दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, प्रतिभिज्ञा रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या है? प्रतिभिज्ञा क्या होता है? अनुभव और स्मृति के योग से उत्पन्न होता है। क्या होता है? रिकॉग्नाइज करते हैं व्यक्ति को, या वही है, ये उसके समान है, ये उससे भिन्न है, ये विलक्षण है, प्रतियोगी है, आदि की बातें करते हैं, तो हम उसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। जैसे ये वही व्यक्ति है, जैसे हम लोग मूवी देख रहे हो, किसी कोई फेमस एक्टर ना हो और उसका नाम हमको याद ना आ रहा, तो हम लोग कैसे कहते हैं? ये वही है ना जो उस पिक्चर में काम किया था, उस पिक्चर में ये किया था, तो हम कैसे प्रभावित कर रहे हैं। या किसी व्यक्ति से हम कभी मिले, फिर थोड़ी देर बाद उससे मिले, अच्छा आप वही है ना जो हम वहां मिले थे। इस तरीके से क्या होता है? रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, पहले से जो हमारा प्रत्यक्ष हो चुका है उसका जो है रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जैन जो एक उदाहरण देते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए, तो कहते हैं कि हंस जो है, हंस का नाम सुना होगा आपने, तो हंस को कहा जाता है नीर क्षीर विवेक, मतलब वह दूध और पानी में अंतर कर देता है। तो होता क्या है? नीर क्षीर विवेक है क्या? बात यह है कि अगर हंस दूध में चोंच मार देगा तो दूध फट जाता है। ठीक है, तो दूध के फट जाने से क्या होता है कि जो उसमें पानी का हिस्सा है वो अलग हो जाता है और दूध का हिस्सा अलग हो जाता है, पता चल जाएगा कितना पानी कितना क्या। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो नहीं जानता है, ठीक है, कि ये पक्षी हंस है, लेकिन उसने देखा कि इस पंछी ने दूध में चोंच मारी और दूध फट गया, तो जान गया हो ये वही पक्षी है जिसके बारे में हमने सुन रखा था। ठीक है, उनको याद आ गया। ठीक है, तो प्रतिभिज्ञा को भी जैन दर्शन को छोड़ के भारतीय दर्शन में कोई भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता। लेकिन प्रमाण को स्वीकार करने के लिए क्या मापदंड है? व्हाट इज द पैरामीटर टू एक्सेप्ट एनी नॉलेज एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज? ठीक है, तो क्या है पैरामीटर? 3 पैरामीटर। एक चीज तो ये कि उसका अपना एक विषय होना चाहिए जिस विषय का ज्ञान केवल उस प्रमाण से होता है। ठीक है, दूसरा उसका अपना स्वरूप होना चाहिए, और तीसरा वो यथार्थ ज्ञान देता है, उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो हो वैलिड नॉलेज, रियल नॉलेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी रिकॉग्नाइजेशन प्रतिभिज्ञा के पास ये तीनों चीजें हैं, उस वजह से ये प्रमाण है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रमाण की,
वो है तर्क। तर्क को भी जैन दर्शन को छोड़कर किसी भी दर्शन में प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तर्क क्या है? अन्वय व्यतिरेक के निर्णय करने को तर्क कहते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंस से जब हम कोई चीज डिसीजन लेते हैं, इट्स कॉल्ड रीजन। ओके, ये तर्क। जैसे साधन के होने पर साध्य के होने का अन्वय। ठीक है, यत्र यत्र धूमत् तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ये अन्वय विधि से हो रहा है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये अफर्मेटिव मेथड है। निगेटिव मेथड क्या है? जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं है। ये व्यतिरेक विधि। ठीक है, तो व्याप्ति का ज्ञान तर्क द्वारा होता है, इसलिए तर्क को एक सूत्र प्रमाण जैन दर्शन ने स्वीकार किया। आपको याद होगा जब हम लोग चारवाक दर्शन पढ़ रहे थे तो चारवाक ये बता रहा था कि व्याप्ति की सिद्धि संभव नहीं। ठीक है, व्याप्ति का ज्ञान कैसे होगा? अगर प्रत्यक्ष से होगा तो क्या समस्या होगी, अनुमान से होगा तो क्या समस्या होगी, इसकी बात हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जैन फिलॉसफी, जैन एपिस्टेमोलॉजी एक्सेप्ट करती है कि व्याप्ति का ज्ञान तर्क से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे प्रमाण की, जो है अनुमान प्रमाण। ठीक है, ये वो प्रमाण है जो चारवाक को छोड़ के लगभग सभी भारतीय चिंतन परंपरा, दर्शन चिंतन परंपरा ने एक्सेप्ट किया। इन्फरेंस, द फोर्थ वन इज इन्फरेंस। Inference is accepted as a valid source of knowledge, except Charvaka, to all Indian philosophical tradition. ठीक है, तो भिक्षु न्याय कर्णिका के अनुसार, ये जो बौद्ध जैन ज्ञान मीमांसक है, जैन दार्शनिक, उन्होंने परिभाषा दी अनुमान की कि साधनात् साध्य ज्ञानम अनुमानम, कि साधन से साध्य के ज्ञान करना अनुमान है। ठीक है, थ्रू द मीन यू कैन अचीव एंड, दिस इज द इन्फरेंस। ठीक है, व्हेन यू गॉट नॉलेज अबाउट एनीथिंग थ्रू द मीन, इट्स कॉल्ड इन्फरेंस। ठीक है, अननोन टू नोन टू अननोन। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष का विषय होता है उसे साधन कहते हैं, और जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है उसे हम साध्य कहते हैं। जैसे धुआं और आग का उदाहरण लेते हैं, तो धुआं हमको दिख रहा होता है पर्वत पे, जो पर्वत पे धुएं की सिद्धि की बात, आग की सिद्धि की बात करते हैं, तो धुआं क्या हो गया? साधन हो गया, और आग क्या हो गई? साध्य। जैन दर्शन में अनुमान के दो भेद किए गए, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। ठीक है, तो वो अनुमान जब अपने अज्ञान के निवृत्ति करने के लिए किया जाता है तो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं, और जब दूसरे के अज्ञान को निवृत्त करने के लिए किया जाता है तो उसे प्रार्थानुमान। जैसे फिर आगे बाबू भैया, रे बाबा पर्वत पे धुआं है, तो राजू बोल रहा है हाँ बाबू भैया, क्योंकि वहां पे आग है। ठीक है, तो जो ज्ञान राजू को हुआ धुआं देख के, वो स्वार्थानुमान हुआ, और जो ज्ञान बाबू भैया को हुआ जब कि पर्वत पे आग है, क्योंकि राजू ने बताया, तो वो परार्थानुमान। ठीक है, तो स्वार्थानुमान करने वाला स्वयं के संशय को दूर करता है, जबकि प्रार्थानुमान करने वाला दूसरे के संशय को दूर करता है, और इस दूसरे के संशय को दूर करने के लिए उसे कुछ वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इन वाक्यों को पंचा अवयव वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये वाक्य कौन कौन से हैं? पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, तीसरा चौथा उपनय, और पांचवा निगमन। ठीक है, तो क्या होती है प्रक्रिया कि राजू बाबू भैया को बताएगा कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां पर धुआं है, फिर वो उदाहरण देगा, कहेगा धुआं होने से क्या होता है, तो कहेगा बाबू भैया जहां जहां पर धुआं है वहां वहां पे आग है। जैसे आपने रसोई घर में देखा ना, किचन में जब खाना बनाते हैं तो वहां धुआं होता है, वहां आग होती है। तो देखिए उपनय क्या है, वो देखिए पर्वत पे धुआं है तो पर्वत पे आग है। तो बाबू बोलेगा बाबू भैया
हाँ, बात सही कहा राजू। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवें प्रमाण की, जो इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है, वर्बल टेस्टिमोनी या आगमन प्रमाण या शब्द प्रमाण। आगमन प्रमाण, शब्द प्रमाण एक ही प्रायवाची के रूप में भारतीय चिंतन परंपरा में यूज हुए हैं। कोई आगमन प्रमाण कहता है, कोई शब्द प्रमाण कहता है। ठीक है, तो जैन दर्शन में इसे आगम प्रमाण के रूप में प्रयोग किया है शब्द आगम प्रमाण। स्पष्ट है? तो आगम प्रमाण क्या है? तो जो स्वतः प्रमाण हो, पौरुषेय हो या आप द्वारा कहा गया वचन हो, उसे आगम प्रमाण कहा गया है। वर्बल टेस्टिमनी क्या है? इट्स अ रिलायबल पर्सन स्टेटमेंट है, ये अपने आप में प्रमाणित होता है, इट्स सेल्फ एविडेंट होता है। ठीक है, इसका भी दो विभाग किया जाता है, लौकिक आगम और लोकोत्तर आगम। ठीक है, तो verbal testimony about this word and verbal testimony about after here or other word। ठीक है, तो जो लौकिक आगम है वो किस विषय में बात कर रहे होते हैं? वो इस संसार के विषय में, जैसे कि अमेरिका में ऐसा होता है, वहां पे ट्रक फार्मिंग होती है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, चीन में वैसा होता है, तो कोई जाके देख सकता है। या फिर हम कह रहे हैं कि उस घर में जाओ, देखो बिल्ली है, तो जाके आप देख सकते हैं। तो ये सब जो इस तरीके की जो बातें हैं, तो इस तरीके से जो आपको ज्ञान हो रहा है, ये लौकिक विषय में, लौकिक आगम। ठीक है, तो टेस्टिमनी अबाउट दिस वर्ड है। लोकोत्तर जब हम आत्मा के विषय में बात करते हैं, कर्म के विषय में बात करते हैं, पुनर्जन्म के विषय में बात करते हैं, तो इन सब विषयों में, ईश्वर के विषय में बात करते हैं, तो जब ये सब विषय के बारे में हम बात करते हैं, तो ये टेस्टिमनी अबाउट, वर्बल टेस्टिमनी अबाउट अदर वर्ड और हियर आफ्टर है। तो ये चीजें। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैन दर्शन में जो किताब है, ग्रंथ है, ये केवल आगम के, वर्बल टेस्टिमनी के मीन बताए गए, साधन है। वो अपने आप में प्रमाण नहीं है। जो किताब में लिखा गया है वो व्यक्ति प्रमाणिक है। तो ये नहीं कि मान लीजिए कि हमने कुछ लिख दिया तो प्रमाणिक हो जाएगा। वह व्यक्ति प्रमाणिक है, वह व्यक्ति प्रमाणिक होना चाहिए जिसका वह वाक्य है, चाहे वह लिखित हो या शब्द रूप में। तो जिसका वो वाक्य है वह व्यक्ति प्रमाणिक है। तो जो आगम है वो व्यक्ति है, वो पुरुष है, ना कि कोई ग्रंथ है। ठीक है, तो मान लीजिए उस ग्रंथ में कोई संशोधन कर दिया, किसी और ने कुछ लिख दिया, तो वो प्रमाणिक बात नहीं। छेपक, इसीलिए भारतीय चिंतन परंपरा में छेपक की बात होती है। तो छेपक प्रमाणित नहीं होते। जो वास्तविक है, आप पुरुष द्वारा कहे गए वचन है, वही प्रमाणित। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जैन ज्ञान मीमांसा को देखा, जैन एपिस्टेमोलॉजी। जैन दर्शन में हमें एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें नए सिद्धांत और चार्वाक लेके आएंगे। ठीक है, वन मोर वीडियो फॉर जैन फिलॉसफी। इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस about Naya theory and Syadwal. Okay, so friend, for today only this। अब हम लोग आपसे आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।